को खत्म कर रहे हैं और जिस बीमारी के कारण हमारा शोषण होता था उसको खत्म कर रहे हैं। अगर हम सारे पीड़ित लोग, जातियों की मानसिकता से त्रस्त लोग एक साथ बैठ करके बुद्धं शरणं गच्छामि कहते, हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो जाती, और सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती तो उसी में से राजनीतिक व्यवस्था निकलती। समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, राजनीति करना शुरू कर दिया। हमें राजनीतिक व्यवस्था भी बनानी थी। मान्यवर साहब कांशीराम जी एक आधार बना करके गए। उन्होंने दबे कुचले लोगों को एक नाम दिया, बहुजन समाज। यद्यपि मान्यवर साहब कांशीराम जी जाति तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि तोड़ने का काम तो कोई बौद्ध भिक्षु करेगा, लेकिन मेरा काम तो जोड़ने का है। साहब ने बिना जोड़े तोड़े ही जोड़ने का काम किया, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। आपने राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की। वो राजनीतिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी। उस समय मैं तमिलनाडु में था, मैंने देखा कि लड्डू तमिलनाडु में बंट रहे थे। शासन आपका आया, खुशियां तमिलनाडु में थी। लौटते हुए मैं आंध्रा में था तो खुशियां आंध्र प्रदेश में थी, और अड़ोसी पड़ोसी तो कितनी दिन लड्डू बांट रहे होंगे मुझे पता नहीं। ये जब एक व्यवस्था खड़ी होती है तो पूरे देश का मनोबल आगे बढ़ता है। लेकिन मैं बात ये पूछना चाह रहा हूं, हम खूब महापुरुषों की मालाएं डालते हैं, महापुरुषों के चित्र घर में लगाते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके सिद्धांतों को आचरण में उतारने में तकलीफ क्यों होती है? ठीक है, मान्यवर साहब कांशीराम जी आज दुनिया में नहीं है, तो क्या उनके दिए हुए सिद्धांत नष्ट हो गए? हम ये भी जानते हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, 1667 में गति का 3रा नियम दिया, न्यूटन दुनिया से चला गया। ये सारे हवाई जहाज उसी नियम पर उड़ते हैं। क्या हवाई जहाजों ने उड़ना बंद कर दिया? न्यूटन के गति का 3रा नियम देने के 237 वर्ष के बाद राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी थी, और वो उड़ान कुछ 2 मीटर की थी। उसके बाद शोध हुए, संशोधन हुए और प्रगति हुई। आज 1000 लोग एक साथ बैठ करके जहाज में उड़ते हैं और सुरक्षित लौट आते हैं। यह बुद्धिजीवियों का काम था। एक पीढ़ी गुजरती है तो दूसरी पीढ़ी उसको और आगे बढ़ा देती है, दूसरी पीढ़ी जाती है तो तीसरी पीढ़ी आती है। हवाई जहाज में संशोधन होते गए, सुरक्षित होती चली गई। आज दुनिया का सबसे सुरक्षित अगर कोई यातायात का साधन है तो वो हवाई जहाज है। हर रोज लगभग 3 लाख जहाजें उड़ती हैं और एक भी दुर्घटना नहीं होती है। और जिसको आप सबसे सुरक्षित मानते हो, पैदल चलना, ये भी सड़क पर हजारों लोग रोज मरते हैं, मोटरसाइकिल वाले हजारों मरते हैं, कार वाले भी खूब मरते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। इस राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का काम किसको करना चाहिए था? हमें बोलना चाहिए था, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। अगर गुनाहगार हमारे घर में है तो उसे डांट भी लगानी चाहिए थी, क्योंकि जिस व्यवस्था को एक महापुरुष ने निर्माण करके दिया वो लचर पचर नहीं होनी चाहिए थी। अगर आज आपकी सरकार होती तो क्या देश में कोई रामराज की बात करता? रामराज आएगा, आएगा, क्यों आएगा? कोई पूछता है कि रामराज क्यों आएगा? उनका दौर था राज कर किया, हम कोई ऐतराज नहीं करते। जिस राजा का समय था उसने राज किया, कोई ऐतराज नहीं। आज देश में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद अगर मंत्री ये कहे, मुख्यमंत्री ये कहे, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम रामराज लेके आएंगे तो खतरा है, समझ जाओ।
मेरी बात पे ताली मत बजाओ, मुंह खोलना शुरू करो। भले ही कोई चुनाव में जीत जाए, बहुमत से सरकार बना ले, लेकिन जनमत से बड़ा बहुमत कभी नहीं होता। मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। 2500 वर्ष पुरानी घटना है। कोलिये और शाक्यों के बीच में युद्ध की बात हो गई। नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के तनातनी हो गई। शाक्य सेनापति ने शाक्य संघ की बैठक बुलाई और युद्ध का प्रस्ताव पास हो गया। सिद्धार्थ गौतम ने मना किया, नहीं माना गया। सिद्धार्थ गौतम अल्पमत में थे, अकेले थे, और बहुमत सेनापति के पास था। और बहुमत का विरोध करने का अर्थ था संपत्ति को जब्त करवा लेना, फांसी की सजा हो जाना या देश निकाला हो जाना। सिद्धार्थ जानते थे कि बहुमत का विरोध नहीं किया जा सकता, तो सजा को स्वीकार किया। सिद्धार्थ ने कहा कि भले ही बहुमत से पास हो गया युद्ध करने का फैसला, लेकिन मैं मानवता का हितैषी हूं। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरे युद्ध की बुनियाद हो जाती है। कोली भी हमारे भाई हैं, शाक्य भी भाई भाई हैं। पानी का बंटवारा तो किया जा सकता है, सूत्र दे दिया, पूर्णिमा से अमावस्या तक का पानी एक पक्ष ले ले और अमावस्या से पूर्णिमा तक का पानी दूसरा पक्ष ले ले। लेकिन जब आदमी जिद पर होता है तो बुद्धिजीवियों की बात समझ में नहीं आती है। सेनापति को समझ में नहीं आ सकता था, क्योंकि वो तो पराक्रम दिखाना चाहता था। और सिद्धार्थ ने कहा तो फिर मैं गुनाहगार हूं, सजा के लिए तैयार हूं। देश निकाला स्वीकार किया, तो देश निकाला स्वीकार किया तो गृह त्याग करना था। उन्हें कहा मैं पवजित हो जाता हूं। और जब वहां से वो निकले, हजारों लोग सिद्धार्थ के पीछे पीछे हो लिए। काफी दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है। वो देश निकाला मेरा है, आप वापस लौट जाओ। लेकिन लोग लौट नहीं रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ को खोना नहीं चाहते थे। इस बात को ध्यान से सुनना। सिद्धार्थ ने कहा, आप जानते हो कि मैं हार गया हूं, मैं शाक्य संघ को समझा नहीं पाया, मेरे मत की हार हो गई। उस हार के परिणाम स्वरूप मुझे देश निकाला स्वीकार करना पड़ा है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, ध्यान से सुनना, कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ, जनमत तैयार करो। अगर जनमत तैयार हो गया, ये युद्ध रुक गया, तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। मेरे जाने पर आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, जनमत तैयार करो। सिद्धार्थ ने आदेश दिया, लोग वापस लौट आए। सिद्धार्थ अनोमा नदी के पार चले गए, उनकी मंजिल कुछ और हो गई। और लोगों ने जनमत तैयार करना शुरू किया, चर्चा करने लगे कि क्या युद्ध होना चाहिए, युद्ध की आवश्यकता ही क्या है। ये नदी भी यहीं रहेगी, पानी भी यहीं रहेगा, कोलिये भी यहीं रहेंगे, शाक्य भी यहीं रहेंगे, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जनमत तैयार हुआ तो फिर सेनापति की समझ में आया कि जनता विरोध में खड़ी हो गई है, अब युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध को टाल दिया गया और हारने के बाद भी सिद्धार्थ जीत गया। मैं भी सूत्र को बता रहा हूं, हम राजनीतिक बाजी हार गए। आज हमारा राजनीति में अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, भावनात्मक विषय हो सकता है। प्रेम मैं भी करता हूं, लेकिन मैं रोग को बता रहा हूं। आज हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन जनमत तो समाज से बनता है। अगर राजनीतिक विरासत को बचाना है तो जनमत तैयार करो, लेकिन जनमत की बुनियाद में अगर जाति खड़ी हो गई तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा,
फिर वास्तव में वही राज आएगा जिसका नाम ले रहे हैं। कोई नहीं बताता कि उसके राज में मानवता का कौन सा काम था, कोई नहीं बताता कि विकास का कौन सा काम था, कोई नहीं बताता कि न्याय कहां था। न्याय नहीं था, संदेह पर फैसले हो रहे थे। विकास का काम नहीं था, कल्याणकारी सरकार का काम नहीं था। राजतंत्र इस देश को नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र पैदा किया है। हम लोकतंत्र के हिमायती बन के बात करेंगे तो सारे देश को समझ में आएगा, रामराज नहीं, जनता का राज चाहिए। राम तो किसी पिता के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो सबकी संतानें देश पर शासन करने का हक पाती हैं। एक शब्द को भावनात्मक रूप देकर के किस प्रकार से लोगों को सम्मोहित किया जाता है, इसके लिए बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए था। लेकिन हम राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बना पाए। अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती तो भले ही सरकार किसी की होती, अगर हमारी राजनीतिक बुनियाद मजबूत होती तो सरकार भले किसी की होती, क्योंकि जनमत सरकार का मोहताज नहीं होता। बहुमत से सरकार बनती है और जनमत निर्णय को प्रभावित करता है। और आपने देखा कि किसान 11 महीने बैठे, जब जनमत तैयार हुआ तो बिल वापस हो गया। और आप सोचते हो कि बस एक संगोष्ठी करके, एक वक्ता का भाषण सुन करके हमारा काम पूरा हो जाएगा। हमारा काम तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में कोई बिना जमीन जोते ही बीज डाल के आ जाए। मैं भी जानता हूं बीज डाल रहा हूं, कल सींचना तो किसी को नहीं, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी मैं बीज डाल के गया था, मुझे कहीं अंकुरण नजर नहीं आ रहा। हमें राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना चाहिए। आप तनख्वाह लेते हैं, पैसा कमाते हैं, कारोबार करते हैं, उसका एक हिस्सा निकालो। आपको कोई पूंजीपति धन नहीं देगा राजनीति करने के लिए। आपको अपने संसाधनों में से कटौती करके राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना होगा। जब राजनीतिक व्यवस्था की मजबूती की बात आएगी तो फिर धन फिर भी काम आएगा।